आज की वीडियो में हम जानेंगे उन कंट्रीज के बारे में जिनमें से एक ऐसी कंट्री है जिसमें एक ऐसी महिला पैदा हुई जिन्होंने साइंस की दो अलग अलग फील्ड्स में नोबेल प्राइज प्राप्त किया। हम एक ऐसी कंट्री के बारे में जानेंगे जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। हम एक ऐसी भी कंट्री के बारे में जानेंगे जिसकी कैपिटल दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है और इस तरीके के बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आज की वीडियो में आपको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट्रिकेट। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर लवली कमेंट्स ऑन लास्ट वीडियो। और इस वीडियो में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप क्वेश्चंस का आंसर दें और अपने जो भी फीडबैक हैं वो ज़रूर शेयर करें। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन से और क्वेश्चन होता है हमारी पिछली वीडियो से। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि कॉर्सिका किस कंट्री को बिलोंग करता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बॉलीवुड मूवी है उससे भी बताया था कॉर्सिका के बारे में, तो कमेंट्स में आंसर जरूर दें। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, यूरोप जब हमने स्टार्ट किया था, यानी कि यूरोप की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन यूरोप का, कि यूरोप को हम कैसे पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन मैंने किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो हालात थे उसके हिसाब से मैंने कैटेगराइजेशन किया था अपने हिसाब से। और मैंने आपको बताया था कि इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जितना भी ग्रीन कलर में आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है उसको हम कहेंगे ईस्टर्न यूरोप, और जितना भी आपको बचा हुआ येलो कलर मान लो इसको हम कहेंगे वेस्टर्न यूरोप। और मैंने साथ ही आपको बताया था कि ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इस तरफ फॉलो होती थी, और वहीं जो वेस्टर्न यूरोप था यहाँ पर लिबरल आइडियोलॉजी फॉलो होती थी। तो वेस्टर्न यूरोप का तो जितना पोर्शन है वो हम सारा कवर कर चुके हैं, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न यूरोप को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अब दो हिस्सों में किस हिसाब से बांटा था एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। तो जितना भी ये ऊपर का ग्रीन कलर का पोर्शन है वो एरिया है जो यूएसएसआर का पार्ट रहा है, ओके। और ये जितना आपको ये इस कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये रीजन, इसको क्या हम कहेंगे, आई थिंक वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर में जितना भी आपको रीजन दिखाई दे रहा है ये यूएसएसआर का पार्ट नहीं रहा है। तो आज की वीडियो में हमें कवर करना है ये वाला पोर्शन जहां पर यूएसएसआर का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं ये सारी कंट्रीज एक ही वीडियो में कवर करूंगा तो बहुत ज्यादा कंट्रीज हो जाएंगी। तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसा नहीं करते हैं, इंस्टेड मैंने सिर्फ 5 कंट्रीज चूज की हैं इसमें जिसको हम कवर करेंगे। और वो 5 कंट्री होंगी ये पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमेनिया। बाकी का जितना ये बचा हुआ नीचे वाला पोर्शन है ना, ये जो इतना पोर्शन है इसको कहते हैं बाल्कन पेनिनसुला। तो मैंने सोचा बाल्कन पेनिनसुला वाला रीजन हम एक साथ कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे ये फायदा होगा कि ये वीडियो बहुत लंबी नहीं बनेगी और आपको भी कैटेगराइजेशन में और भी आसानी से समझ में आएगा। तो आज हम कवर करेंगे ये 5 कंट्रीज। दोस्तों, इन 5 कंट्रीज के बारे में कुछ कॉमन बातें जान लेते हैं। तो पहली कॉमन बात तो ये होगी कि ये 5 कंट्रीज पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमेनिया, ये 5 यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं। रोमेनिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना था ईयर 2007 में, लेकिन ऊपर की ये जो 4 कंट्रीज हैं ये पार्ट बन गई थी यूरोपियन यूनियन की इन द ईयर 2004। 2004 में एक्चुअली 10 कंट्रीज बनी थी यूरोपियन यूनियन का पार्ट, और 2007 में 2 कंट्रीज बनी थी, एक तो रोमेनिया थी और दूसरी थी बल्गेरिया। बल्गेरिया ये जो नीचे है ना, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, जनरली क्या होता है कि अगर कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं तो वहां पर करेंसी क्या देखने को मिलेगी आपको, यूरो। लेकिन इन 5 कंट्रीज में से सिर्फ एक ही कंट्री है जो यूरो यूज करती है और वो है स्लोवाकिया। बाकी सभी कंट्रीज की अपनी खुद की करेंसी है। दोस्तों, आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी इस एरिया में। आप अगर देखें तो थोड़ा ये ग्रीन डार्क ग्रीन कलर में जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस जगह पे ये माउंटेन रेंज कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी आपको। इस माउंटेन रेंज का नाम है कार्पेथियंस माउंटेन रेंज। ये आपको यहाँ पर चेक रिपब्लिक में सबसे पहले देखने को मिलेगी, उसके बाद स्लोवाकिया में इसका करीबन 17% रीजन आता है इस माउंटेन रेंज का। फिर उसके बाद पोलैंड में भी देखेंगे इसको। फिर उसके बाद हंगरी में आपको ये देखने को मिलेगा, यूक्रेन में देखने को मिलेगा आपको थोड़ा बहुत रीजन। उसके बाद रोमेनिया में तो करीबन 50% इसका आपको देखने को मिलेगा इस माउंटेन रेंज का। और उसके अलावा आपको सर्बिया में भी ये माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। दोस्तों, ध्यान रखें, इससे पहले हमने कुछ और माउंटेन रेंजेस भी देखी हुई हैं, जैसे कि एल्प्स माउंटेन रेंज हमने यहाँ पर देखी थी, ये वाला जो रीजन था, राइट। हमने स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज देखी थी ऊपर स्कैंडिनेवियन वाले रीजन में, और हमने काउकेसस माउंटेन रेंज भी देखी है इधर वाला जो रीजन था यहाँ पर। तो इन सबको आप ध्यान में रखें। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इन कंट्रीज के बारे में। अब हम देखेंगे इन 5 कंट्रीज को डिटेल में। तो सबसे पहली कंट्री आपको देखने को मिलेगी पोलैंड।
और अगर इसकी लोकेशन देखें तो आपको ऊपर यहाँ पर बाल्टिक सी देखने को मिलेगा। अगर इसकी लैंड बाउंड्रीज की बात करेंगे तो यहाँ ये जर्मनी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इस तरफ चेक रिपब्लिक के साथ, यहाँ से स्लोवाकिया के साथ, इधर से यूक्रेन के साथ, यहाँ पर बेलारस और यहाँ पर लिथुएनिया के साथ। लेकिन ये रशिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। अब आप लोग सोचेंगे यार रशिया तो काफी उधर है, आगे जाके इस तरफ है ईस्टर्न साइड में, ये कहाँ से रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे जो लोकेशन देख रहे हैं ना, ये कलिंगराद जो है ना, ये टेरिटरी किसकी है? ये कलिंगराद टेरिटरी है रशिया की। दोस्तों कैपिटल की बात करें पोलैंड की तो वो है वॉर्शॉ। अब वॉर्शॉ एक्चुअली मुझे याद कैसे रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको शायद पता होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट कैसे हुआ। एक्चुअली हुआ ये था, जर्मनी ने जब पोलैंड पर हमला किया तो उसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस दोनों एक तरह से प्रोवोक हो गए और एक वॉर की डिक्लेरेशन हो गई और यहीं से वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत होती है। साथ ही एक और बात है कि वॉर्शॉ ना, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसमें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था एक तरीके से, इतनी बॉम्बिंग हुई थी यहाँ पर कि ये खत्म हो गया था पूरा का पूरा। तो आज के टाइम पे जो आप वॉर्शॉ देखेंगे वो दोबारा बनाया गया है, इसीलिए तो यहाँ पर ये वॉर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। इसी तरह से मैं इसको याद रखता हूँ कि पोलैंड की कैपिटल है वॉर्शॉ। पोलैंड की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर बोली जाती है पोलिश लैंग्वेज। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ की करेंसी की बात करें, मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर यूरो नहीं चलती है, यहाँ की करेंसी का नाम है ज़्लॉटी। और दोस्तों एक फन फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं अबाउट पोलैंड। आपने नाम सुना होगा मैरी क्यूरी, वो एक्चुअल में पोलैंड की थी, वो बॉर्न हुई थी पोलैंड में, बाद में उनकी शादी हो गई थी एक फ्रेंच इंसान से। तो मैरी क्यूरी पहली वुमेन थी, पहली महिला थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था। इतना ही नहीं, वो पहली और अभी तक की इकलौती महिला हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है और वो दुनिया की ओनली पर्सन है जिनको साइंस के 2 डिफरेंट फील्ड्स में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं कि इनको नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था। आई होप आपको जरूर पता होगा। दोस्तों अब आती है नेक्स्ट कंट्री एंड दैट इज चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक की बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी चेकोस्लोवाकिया का नाम सुना है? एक्चुअली चेकोस्लोवाकिया ना एक एंटिटी हुआ करती थी, एक कंट्री हुआ करती, और बाद में वो टूट के बन गई। एक तो बन गया चेक रिपब्लिक और दूसरा बन गया स्लोवाक। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं, मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बारे में। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर काफी बड़ा हुआ करता था, उसमें ऑस्ट्रिया का रीजन आता था, हंगरी का रीजन आता था, थोड़ा बहुत पोलैंड का भी रीजन आता था, यहाँ रोमेनिया का भी थोड़ा बहुत रीजन आता था, तो काफी बड़ा हुआ करता था। लेकिन जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद टूट गया और ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री बन जाती है, हंगरी एक अलग कंट्री बन जाती है और एक कंट्री निकलती है चेकोस्लोवाकिया। तो उस समय क्या एग्जिस्ट करता था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद? चेकोस्लोवाकिया। अब चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट रूल चला। कम्युनिस्ट रूल कब तक चला? 1989 तक। 1989 में एक वेलवेट रिवॉल्यूशन आया। वेलवेट रिवॉल्यूशन की वजह से कम्युनिस्ट रूल जो था यहाँ पर खत्म हुआ और फिर जाकर 1993 में चेकोस्लोवाकिया 2 हिस्सों में टूट गया और 2 अलग इंडिपेंडेंट नेशंस बने। एक बन गया आपका चेक रिपब्लिक और एक आपका बन गया स्लोवाकिया। तो सबसे पहले अगर हम चेक रिपब्लिक की लोकेशन देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और बाउंड्रीज इसकी इधर जर्मनी के साथ, यहाँ पर ऑस्ट्रिया के साथ, स्लोवाकिया के साथ तो भाई बाउंड्री शेयर करेगा ही क्योंकि चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था, और यहाँ पर पोलैंड के साथ। दोस्तों अगर चेक रिपब्लिक के नाम की बात करें तो आपको कहीं कहीं पर नाम दिखेगा इसका चेकिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको चेकिया भी बोल दिया जाता है। साथ ही कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा बोहेमिया, तो बोहेमिया भी इसी कंट्री को कह देते हैं। एक्चुअली करीबन जो इतना रीजन है ना इनका, इस रीजन को आप बोहेमिया कहते हैं। बाकी के रीजन वालों को अगर आप बोहेमिया कह देंगे तो शायद वो उसको अच्छा ना माने। अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कैपिटल पराग। ठीक है, प्राग जो है, आपने जैसे रॉकस्टार मूवी है उसमें सॉन्ग है, आई थिंक हवा हवा सॉन्ग है और एक और सॉन्ग है, उसमें प्राग को काफ़ी दिखाया गया है। अगर इनकी करेंसी की बात करें तो वो है कोरोना। दोस्तों एक रिवर है जिसको बोलते हैं एल्बे रिवर। एल्बे रिवर यहाँ जर्मनी से फ्लो करते हुए इधर आती है चेक रिपब्लिक में, और इसका थोड़ा सा जो ट्रिब्यूटरीज टाइप की हैं वो ऑस्ट्रिया की तरफ भी जाती हैं और इधर पोलैंड की तरफ भी जाती हैं। तो एल्बे रिवर आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा अगर थोड़ा फैक्ट्स की बात करें तो आपने नाम सुना होगा स्कोडा। ठीक है, कार्स देखी होंगी स्कोडा की आपने। तो स्कोडा जो ब्रांड है वो यहीं चेक रिपब्लिक का ब्रांड है। और चेक रिपब्लिक और जो स्लोवाकिया है ये जब 1991 में अलग हुए उसके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया और आज के टाइम पे दोनों ही डेवलप्ड नेशंस हैं।
बहुत अच्छी इकॉनमी है इनकी, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, बहुत अच्छा एजुकेशन है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं दोनों कंट्रीज। अब बात कर लेते हैं स्लोवाकिया की। वैसे मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो हमने जब चेक रिपब्लिक हम देख रहे थे वहीं पे कवर कर लिया, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं स्लोवाकिया और स्लोवेनिया के नाम में। तो स्लोवाकिया यहाँ पर है चेक रिपब्लिक के बगल में, लेकिन स्लोवेनिया यहाँ नीचे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर, तो ध्यान रखें इस बात का। ऑस्ट्रिया के नीचे की तरफ, ऑस्ट्रिया के ऊपर स्लोवाकिया है। तो हमने जान ही लिया है कि 1 जनवरी 1991 को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई स्लोवाकिया, और यहाँ पर कम्युनिस्ट रूल जो है वो खत्म हो गया था, और ये आज के टाइम पर एक डेवलप्ड नेशन है। लोकेशन की अगर बात करें तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, आप देख सकते हैं बाउंड्रीज इस तरफ चेक रिपब्लिक के साथ शेयर करता है, ऊपर पोलैंड के साथ शेयर करता है, इधर यूक्रेन, इधर हंगरी के साथ, और इधर ऑस्ट्रिया के साथ। अगर इनकी आप कैपिटल देखेंगे तो एकदम बाउंड्री पर है। कैपिटल का नाम है ब्रातिस्लावा। इस कैपिटल सिटी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कैपिटल है जो कि 2 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करती है। एकदम कोने में है ये, बाउंड्री में है, तो एक तरफ ऑस्ट्रिया के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रही है, एक तरफ हंगरी के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रही है। और अगर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो वियना है वो भी काफ़ी पास में है इसके, तो करीबन 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। और इन दोनों कैपिटल के बारे में अगर एक और फैक्ट की बात करें जो कि कॉमन है, वो ये है कि यूरोप की जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है जिसको कहते हैं डान्यूब रिवर, तो डान्यूब रिवर के किनारे बसे हुए हैं ये दोनों ही कैपिटल सिटी, वियना भी, ब्रातिस्लावा भी। और थोड़ी देर बाद जब हम हंगरी की कैपिटल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हंगरी की कैपिटल भी डान्यूब रिवर के किनारे ही बसी हुई है। डान्यूब रिवर की बात आई है तो डान्यूब रिवर को अगर आप देखेंगे तो ये जर्मनी से ओरिजिनेट होती है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी से ओरिजिनेट होने के बाद ये आपको दिखेगी काफ़ी सारी कंट्रीज से गुजरते हुए, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमेनिया, मालदोवा, यूक्रेन, यहाँ पे होते हुए, और लास्ट में ये जो ब्लैक सी पड़ता है, यहाँ पर ब्लैक सी इधर पड़ता है, इसमें जाके मिल जाती है। दोस्तों मैंने आपको एक माउंटेन रेंज के बारे में बताया था कुछ देर पहले इंट्रोडक्शन में, कारपेथियंस माउंटेन रेंज। तो कारपेथियंस माउंटेन रेंज मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, इस तरीके से, फिर ये नीचे को जाती है। तो स्लोवाकिया में ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये एक तरह से बॉर्डर बनाता है स्लोवाकिया और पोलैंड का, एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है ये। और यहाँ पर ही एक माउंटेन रेंज है, इस जगह पर एक माउंटेन रेंज पड़ती है जो कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज है इस कारपेथियंस माउंटेन रेंज की, और उसका नाम है टाट्रा माउंटेन। तो वो है बॉर्डर पर, किसकी बॉर्डर पर, पोलैंड और स्लोवाकिया, टाट्रा माउंटेन। ओके। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्लोवाकिया का ये जो पूरा ये रीजन है ना, एक तरह से ये पूरा माउंटेन वाला ही रीजन है, करीबन 80% रीजन स्लोवाकिया का माउंटेनियस रीजन है। करेंसी की अगर इनकी बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इन 5 कंट्रीज में सिर्फ यही एक कंट्री है जो यूरो यूज करती है। नेक्स्ट कंट्री है हंगेरी। हम लोग हंगरी बोल देते हैं, लेकिन इसको अगर आप देखें तो हंगेरी है ये। अगर इसका फ्लैग देखेंगे तो इंडिया के फ्लैग से काफ़ी सिमिलर कलर्स हैं इसके। और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बारे में तो हम अब काफ़ी बात कर ही चुके हैं पहले से। तो ऑस्ट्रिया, हंगरी एक तरह से पहले सेम किंगडम का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये कोलैप्स हुआ और ऑस्ट्रिया अलग कंट्री बना, हंगरी अलग कंट्री बना, ऐसे ही चेकोस्लोवाकिया बना, वो सब बता चुका हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर वही कम्युनिज्म चलता रहा और 1989 के बाद ही ये भी एक रिपब्लिक बना, ये भी यहाँ पर भी डेमोक्रेसी आई। और अब अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आप देख सकते हैं, ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इस तरफ ऑस्ट्रिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ऊपर स्लोवाकिया के साथ, यहाँ से यूक्रेन के साथ, यहाँ पर रोमेनिया, नीचे है सर्बिया, यहाँ पर है क्रोएशिया, इधर है स्लोवेनिया। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो वो है बुडापेस्ट। आई रिमेंबर मैं एक दिन कपिल शर्मा शो देख रहा था तो वो बोलता है बुडापेस्ट को बोलता है बुढ़ा पेस्ट। ये बुढ़ा पेस्ट ही करता रहता है कि हमेशा, इस तरह से उसने बात बोली थी। तो इस तरह से भी मैं याद रखता हूँ कि बुढ़े को काफ़ी भूख लगी है, हंगरी है तो बुढ़ा पेस्ट करेगा तभी तो खाना खाएगा। तो इस तरीके से याद रखता हूँ कि बुढ़ा पेस्ट, आप भी याद रख सकते हैं अगर रखना हो तो। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डान्यूब रिवर के बारे में, तो डान्यूब रिवर के किनारे बसा हुआ है वियना, ब्रातिस्लावा। साथ ही हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, वो भी इसी के किनारे बसी हुई है। इसीलिए आपको कहीं कहीं पे ये भी देखने को मिलेगा कि बुडापेस्ट को कहते हैं क्वीन ऑफ ड्यूनाब। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर हंगेरियन लैंग्वेज बोली जाती है, और हंगेरियन लैंग्वेज वर्ल्ड की काफ़ी टफेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है अगर आपको सीखनी है तो। और अगर इनकी करेंसी की बात करें तो वह है फोरेंट। दोस्तों हंगरी के बारे में एक और बात बता दूं, यहाँ पर आपको एक ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, मतलब उसका मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो आपको हंगरी में देखने को मिलता है, और उस ग्रासलैंड का नाम है पुस्टाज टेम्परेट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रासलैंड एक तरीके से वो एरिया जहां पर आपको बड़ी बड़ी ग्रास देखने को मिलेगी, घास देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पर पेड़ वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है।
हंगेरी के बारे में एक फन फैक्ट ये है कि यहाँ पर पेरेंट्स को जब अपने बच्चे का नाम रखना होता है तो उसके लिए पहले से एक लिस्ट बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्हीं नामों में से आपको कोई नाम चूज करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हैं कोई अलग नाम जो कि लिस्ट में नहीं है वो रखना चाहते हैं आप अपने बच्चे का, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब देख लेते हैं आज की वीडियो की आखिरी कंट्री, एंड दैट इज रोमेनिया। रोमेनिया की अगर बात करें, हिस्ट्री देखें तो ये भी पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, उसके बाद खुद में एक किंगडम बना, किंगडम ऑफ रोमेनिया। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसमें ये रहा इन्वॉल्व। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये इन्वॉल्व रहा, इसका एरिया कम ज़्यादा होता रहा टाइम टू टाइम। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये सोशलिस्ट रिपब्लिक बन गया और वहाँ पर कम्युनिज्म वगैरह चल रहा था। फिर यहाँ पर भी 1989 के बाद ही ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाई पूरी तरीके से। और इसकी बाउंड्री की अगर हम बात करें तो इस तरफ से तो ये पूरा लैंड से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं पानी, और वो क्या है, ब्लैक सी यहाँ पर पड़ता है आपका। और लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो भाई यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं, ये हंगेरी के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, इस तरफ सर्बिया, यहाँ से बल्गेरिया, यहाँ से मोल्दोवा, और छोटा सा यहाँ पर इतना जो बाउंड्री है ये किसके साथ शेयर कर रहा है, यूक्रेन के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना यूक्रेन के साथ भी रोमेनिया बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर अगर इसके पास कोस्टल लाइन है तो यहाँ पर एक पोर्ट पड़ता है जिसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉन्स्टांटा। ये ब्लैक सी का लार्जेस्ट सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट है। अगर इसकी कैपिटल देखें तो यहाँ पर देखिए ये रही कैपिटल, जिसको बोलते हैं बुचारेस्ट। तो काफ़ी सिमिलर सा नाम है ना, बुडापेस्ट से ही मिलता जुलता नाम है, बुडापेस्ट और बुचारेस्ट। लैंग्वेज यहाँ की है रोमेनियन। करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है लियू, यहाँ पर भी यूरो यूज नहीं होता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कारपेंथिस माउंटेन रेंज है उसका करीबन 50% हिस्सा जो है ना वो आपको रोमेनिया में देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर, और थोड़ा इस तरह से, फिर ये नीचे सर्बिया की तरफ भी है ये माउंटेन रेंज। तो काफ़ी सारा पोर्शन, करीबन 50% जो एरिया है वो कारपेंथिस माउंटेन रेंज का आपको रोमेनिया में देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि जो यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है दान्यूब रिवर, वो ब्लैक सी में चली जाती है। तो ब्लैक सी में चली जाती है तो कहाँ से, यहीं रोमेनिया से होते हुए जाती है वो, और यहाँ पर ये एक डेल्टा फॉर्म करती है जिसको बोलते हैं दान्यूब डेल्टा, और ये यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट डेल्टा है। तो अब बात आती है यार फर्स्ट, मतलब लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, तो लार्जेस्ट डेल्टा है यूरोप का वोल्गा रिवर डेल्टा। अब वोल्गा रिवर डेल्टा से आपके दिमाग क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये वोल्गा रिवर कौन सी है। फिर वोल्गा रिवर यूरोप की लार्जेस्ट रिवर है, और ये लार्जेस्ट रिवर डेल्टा फॉर्म करती है कहाँ पर, कैस्पियन सी में। अभी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे इसको। तो वोल्गा रिवर लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की और लार्जेस्ट रिवर डेल्टा फॉर्म करती है। और सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है यहाँ की, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की दान्यूब, और ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा फॉर्म करती है यूरोप का, जिसको कहते हैं दान्यूब रिवर डेल्टा। और ये जो दान्यूब रिवर डेल्टा है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इस तरीके से हमने 5 कंट्रीज कवर कर लिया, और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम देखेंगे हमारा जो बाल्कन पेनिनसुला का रीजन है वो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाल्कन कंट्रीज या फिर बाल्कन पेनिनसुला को। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।